जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 67वां वीडियो है और आज का टॉपिक है भारत सरकार शासन अधिनियम 1935, जिसे इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह एक्ट संविधान निर्माण, हम लोगों ने आज़ादी के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी की थी। यह एक्ट संविधान निर्माण एवं स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में यह मील का पत्थर साबित हुआ। अगर इसकी बैकग्राउंड को थोड़ी सी बात करें, यह एक्ट आने से पहले क्या पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड था, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से एक्ट आ चुके थे 1935 से पहले। तो हम देखेंगे कि मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था। मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था, जिसको लेकर कांग्रेस के भीतर असंतोषजनक भाव था, निराशाजनक एवं अपर्याप्त भाव था। अगर इसको बात करें तो इसको अस्वीकार करने के बाद ही भारत ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था। यानी कि मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में आया था, इसको अस्वीकार करने के बाद ही भारत में असहयोग आंदोलन छेड़ा गया था। उसके बाद हम देखेंगे कि स्वराज पार्टी 1923 का गठन हो चुका था और ये स्वराज पार्टी चुनाव में भाग ले चुकी थी। इसी एक्ट के अंतर्गत, यानी मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड के अंतर्गत ही चुनाव होने थे भारत में। इस एक्ट के माध्यम से हमारे राजनेता उत्तरदायी शासन चाहते थे, उत्तरदायी सरकार चाहते थे जो कि जनता के प्रति हो, यानी कि डोमिनियन स्टेट अधिराज की मांग कर रहे थे, जो कनाडा की पद्धति पर था। 1919 से 1935 तक एक्ट के माध्यम से भारतीय चाहते थे कि भारतीय नेताओं के अधिकार प्रदान किए जाए, भारत प्रांतों एवं केंद्रों में उनकी संख्या बढ़ाई जाए एवं व्यवस्थापिका जनता के प्रति उत्तरदायी हो। स्वराज पार्टी 1923 में जो बनी थी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी एक्ट के लिए जो चुनाव होने थे, इसलिए भारत में एक स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था। उसके बाद देखेंगे कि 1928 में साइमन कमीशन आता है और साइमन कमीशन आने के पीछे मुख्य उद्देश्य था मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड जो था 1919 में, इसकी समीक्षा करने के लिए आना था। ठीक है, कमीशन आया था, लेकिन ये एक साल पहले ही आ गया था। मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड 1919 में का ये समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ताकि जांच की जा सके कि भारतीयों के शासन के प्रति क्या योग्यता है, भारतीयों की शासन के प्रति क्या योग्यता है। इसको भी अस्वीकार कर दिया गया, बहिष्कार किया गया भारतीयों के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम आने से पहले हमारे सामने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुका था और लॉर्ड इरविन की घोषणा थी कि लॉर्ड इरविन जो उस समय वायसराय थे 1929 के दौरान, इन्होंने कहा वायसराय की अपने घोषणा में कि भारत में जो सुधार किए जा रहे हैं उनका उद्देश्य अंततः भारत को एक डोमिनियन स्टेट प्रदान करना ही है। भारतीय पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 से 30 के दौरान कर रहे थे। इससे पहले डोमिनियन स्टेट अधिराज उनका लक्ष्य था। आरटीसी हो चुका है, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हो चुके थे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में श्वेत पत्र जारी हुआ था। ये सब थोड़ा सा, ये बैकग्राउंड मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड अभी दे रहा हूँ। अब देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या था। दिसंबर 1934 में पेश किया गया और अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद के द्वारा इसे पारित कर दिया गया और 1 अप्रैल 1937 से यह एक्ट लागू हो गया। ठीक उसी तरह का चुनाव कराया गया जो कि मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार 1919 आने के बाद हुआ था। मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार 1919 आया था, जो 1923 के दौरान चुनाव कराया गया था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 आने के बाद जो चुनाव कराया गया था, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था, जिसमें 321 सेक्शन 10 शेड्यूल थे। इसके बाद था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यह एक ऐसा अधिनियम है जो भारत सरकार के लिए था। ठीक है ना, और जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो इस एक्ट को निरस्त कर दिया गया। तब तक भारत में जो शासन हो रहा था इसी एक्ट के माध्यम से हो रहा था। लगभग बात करें तो ये 15 वर्षों तक यह एक्ट जीवित रहा। अब इसके प्रावधानों पर नजर दौड़ाते हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था, उसमें क्या क्या प्रावधान थे।
इसमें अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई है। इस एक्ट में अखिल भारतीय संघ यानी कि भारत को एक ऑल इंडिया लेवल पर एक जैसा बनाने का प्रयास किया गया था। लेकिन जैसे कि आज अखिल भारतीय रूप में है ना, उस तरह से बनाने का प्रयास किया गया था। लेकिन ब्रिटिश भारतीय प्रांत जिस पर गवर्नर शासन किया करते थे, मुख्य आयुक्त प्रांत चीफ कमिश्नर जो प्रोविंस था तथा देशी रियासतों को वैकल्पिक रूप दिया गया था कि आप शामिल हो भी सकते हैं और अलग भी रह सकते हैं। इसके अलावा संघीय व्यवस्था में बात करें जो जहाँ पर गवर्नर जनरल और या वायसराय दोनों शासन किया करते थे, यहाँ पर कार्यपालिका जो थी प्रशासन के विषय को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, यानी कि केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया। इसमें विषयों में देखें तो सुरक्षित विषयों की बात करें तो विदेश विभाग, रक्षा, जनजातीय मामले, धार्मिक मामले और धार्मिक मामलों पर ये सुरक्षित विषय रहेंगे, जबकि हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुरक्षित विषयों पर जो प्रशासन होगा गवर्नर जनरल का होगा और ये गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद के सलाह पर निर्णय लेंगे। और बात करें तो कुछ विषयों पर व्यक्तिगत निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। गवर्नर जनरल को कुछ विषयों पर व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था, जिसमें वित्तीय स्थिरता, भारतीय साख की रक्षा, अल्पसंख्यकों के संबंध में गवर्नर जनरल व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है। तो ये सुरक्षित और हस्तांतरित 2 विषयों में बांटा गया था, जिसमें सुरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल का अपने कार्यकारी परिषदों के सलाह पर कार्य किया करता था। व्यवस्थापिका और विधायिका का संबंध में देखें तो संघीय विधानमंडल की व्यवस्था थी जो कि द्विसदनीय थी, यानी कि डायआर्की थी। इसमें सबसे पहला था राज्य परिषद, जिसे हम लोग उच्च सदन कहते थे, और ये आज के राज्यसभा के बराबर था, मान के चलते हैं। उसके तुलना करके देखेंगे तो समझने में आसानी होगा। इसमें 1/3 सदस्य चुनाव हर 3 वर्ष होगा। उसके बाद इसमें अधिकतम संख्या सदस्यों की 260 होगी। 156 सदस्य प्रांतों से चयनित होंगे और 104 रियासतों से आएंगे, यानी इसमें मनोनीत और नामांकन दोनों होगा। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो रजवाड़ों के पास 40% हिस्सा था इस राज्य परिषद उच्च सदन में। अगर वही बात करें संघीय सभा में तो इसे निम्न सदन कहा जाता है, जो कि आज के लोकसभा के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का था और देशी रियासतों को मनोनीत सदस्य भेजने का भी अधिकार था जी। यहाँ पर बात करें तो राजा रजवाड़ों को 33% सीट का हिस्सा था। उसके बाद देखेंगे समस्त विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया था। केंद्रीय सूची, केंद्र द्वारा कानून बनाया जाएगा। राज्य सूची, राज्य द्वारा कानून बनाया जाएगा। और समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार था कानून बनाने का। तो देखिए आज भी यही सेम व्यवस्था है, ठीक है। इसमें सीटों की संख्या बदल गई है और कार्यकाल बदल गए हैं, बट आज भी डायआर्की है केंद्र में, ठीक है। और ये जो तीन विषयों पर जो सूची बनाई जा रही थी, आज भी ये सेम के सेम यही हमारे सामने मौजूद है। अब देखते हैं निम्न सदन। निम्न सदन जो हमने पीछे पढ़ा था, निम्न सदन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था, जबकि उच्च सदन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता था। धर्म आधारित एवं जाति आधारित निर्वाचन व्यवस्था को आगे भी जारी रहने देने की व्यवस्था की गई थी भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 में। और संघीय बजट का 80% भाग ऐसा था जिस पर विधानमंडल मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था। और हम जानते हैं कि वित्तीय मामलों पर गवर्नर जनरल सर्वेसर्वा था। उसके बाद देखिए गवर्नर जनरल के अधिकार अत्यंत विस्तृत थे भारत सरकार अधिनियम 1935 में। वह यानी गवर्नर जनरल अनुदान मांगों में कटौती कर सकता था। विधान परिषद द्वारा अस्वीकार किए गए विधेयक का अनुमोदन और स्वीकृति कर सकता था। अध्यादेश जारी कर सकता था। किसी विधेयक के संबंध में अपने विशेषाधिकार वीटो का प्रयोग कर सकता था। और 5वां, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता था। भारत सरकार अधिनियम में ये व्यवस्था थी। आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में आगे देखें तो प्रांतों के लिए व्यवस्था थी कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। प्रांतों को स्वायत्तता एवं पृथक विधि पहचान बनाने का अधिकार दिया गया। प्रांतों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल के आला कमान वाले आदेशों से मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार अब वे प्रत्यक्ष और सीधे तौर पर महामहिमताज के अधीन आ गए थे। प्रांतों की स्वतंत्र आर्थिक शक्तियां एवं संसाधन दिए गए और प्रांतीय सरकारें अपने स्वयं की साख पर धन उधार ले सकती थी। अब देखते हैं प्रांतों में कार्यपालिका की बातों की करें तो गवर्नर प्रांत में ताज का मनोनीत प्रतिनिधि होता था, जो महामहिम ताज की ओर से समस्त कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता था। गवर्नर को अल्पसंख्यकों
लोक सेवकों के अधिकार, कानून एवं व्यवस्था, ब्रिटेन के व्यापारिक हितों तथा देशी रियासतों या इत्यादि के संबंध में विशेष शक्तियां प्राप्त थी। यदि गवर्नर यह अनुभव करे कि प्रांत का प्रशासन संवैधानिक उपबंधों के आधार पर नहीं चलाया जा रहा है, तो शासन का संपूर्ण भार वह अपने हाथों में ले सकता था। यह व्यवस्था थी। प्रांतों की व्यवस्थापिका की बात करें तो पृथक प्रतिनिधित्व जारी रहा। ठीक है ना, प्रांतों में पृथक प्रतिनिधित्व जारी रहा अलग अलग समुदायों के लिए। राज्यों की विधानमंडल जो भी थे, राज्यों की जो विधानमंडल थी, एक सदनीय हो या द्विसदनीय हो, वे निर्धारित करें, यानी कि राज्य ही निर्धारित करें। व्यवस्थापिका का निर्वाचन प्रत्यक्ष पद्धति द्वारा होगा। मताधिकार के क्षेत्र में वृद्धि हुआ, 70 लाख से 3.5 करोड़ हो गए मतदाता। महिलाओं को भी मताधिकार दिए गए। उसके बाद प्रांतों के विषयों का संचालन भारत के मंत्रियों द्वारा होगा, भारत मंत्री द्वारा होगा। अभी भी बजट का 40% मताधिकार से बाहर था। गवर्नर के अधिकार की बात करें प्रांतों में, तो विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को वापस करना, अध्यादेश जारी करना और विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों को रोकने का अधिकार था। उसके बाद संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई यहाँ पर, और केंद्रीय बैंक की भी स्थापना की, जो आरबीआई है, और संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ओडिशा और सिंध का गठन किया गया, और उसके बाद अंतिम में बर्मा और अदन दोनों को भारत से अलग कर दिया गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का प्रावधान था। अब थोड़ा सा मूल्यांकन देख लेते हैं कि क्या क्या एक मूल्यांकन था, यानी कि एक समरी के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देख लेते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का मूल्यांकन देखें तो इसके तहत राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। प्रांतों में द्वैध व्यवस्था खत्म कर दी गई एवं केंद्र में द्वैध व्यवस्था लागू कर दी गई, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत सुरक्षित विषयों पर, जहां पर गवर्नर जनरल हेड हुआ करते थे, रक्षा, विदेश, जनजातीय, धार्मिक मामले में सुरक्षित विषयों का प्रशासन पूरी तरह से वायसराय अपने कार्यकारी परिषद की सलाह से करेंगे, और ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सुरक्षित विषय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे, और सुरक्षित विषयों पर भारतीय नेता एवं जनता का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हस्तांतरित विषयों की बात करें, यहाँ पे गवर्नर जनरल ही हेड होंगे। सलाहकार समूह होगा इनके पास, ठीक है ना, मंत्री होंगे विभागों के, और भारतीय भी मंत्री होंगे, लेकिन वे निर्वाचित होंगे। फिर उसके बाद वायसराय मंत्री 1937 के तहत जो भी आए थे भारत निर्वाचित होकर, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। वायसराय मंत्रियों के सलाह पर काम करेंगे और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे, यानी कि वायसराय मंत्रियों की सलाह पर हस्तांतरित विषयों पर काम करेंगे। हस्तांतरित विषय मैं पहले बता चुका हूं, और व्यवस्थापिका के प्रति हस्तांतरित विषय उत्तरदायी होंगे। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, इसमें संशोधन करने की शक्ति केवल ब्रिटिश संसद के पास थी। भारतीय विधानमंडल केवल संशोधन का प्रस्ताव भर भेज सकते थे। इस प्रस्ताव को स्वीकृत और अस्वीकृत को केवल ब्रिटिश संसद के पास ही थी, कि ब्रिटिश संसद ही डिसाइड करेगी कि ये जो संशोधन भेजा गया है इसे स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए। इस एक्ट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया था, और नेहरू जी ने कहा था, मशीन विथ स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नॉट इंजन, नो इंजन। यह एक ऐसी मशीन है जिसमें ब्रेक तो मजबूत है लेकिन इंजन नहीं है, नेहरू का कथन था भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 में। और भारतीय नेता अंग्रेजों की चाल समझ गए थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। ठीक है, तो आज भर कितना ही। आपके सभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।